हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो वेव एंड साउंड का एकदम लास्ट टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। कई बच्चे कहते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है और कई बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इजी है। ऐसा क्यों होता है? तो अगर हम बात करें कि ये मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये आपको जो है वो हार्ड भी लग सकता है और इजी भी लग सकता है। डिपेंड करता है केवल आप पर कि आप उस टॉपिक को कैसे समझते हो। अगर आपने ये टॉपिक समझ लिया तो फिजिक्स का आपको सबसे इजी जो टॉपिक लगेगा वो यही लगेगा कि ये टॉपिक जो है वो फिजिक्स का सबसे इजी है। लेकिन अगर आपने आधी अधूरी कोई भी जानकारी लेकर क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश की, जो मैं चैप्टर अब पढ़ाने जा रहा हूँ, जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उसके, तो आपको श्योर है कि क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग होगा। लेकिन हमें इससे बचना है। कैसे? कि हमें इस टॉपिक की जो भी डिटेल्स है उन्हें आराम से पढ़ना है और समझते हुए आगे की ओर चलना है। तो मैं गारंटी लेता हूँ कि ये जो टॉपिक है आपका ये सबसे अच्छा होगा और आपको सबसे अच्छा लगेगा भी। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? तो आप लोगों के कईयों के दिमाग में आ भी गया होगा कि ये जो टॉपिक है वेव्स एंड साउंड का सबसे लास्ट टॉपिक है। और सबसे लास्ट टॉपिक कौन सा होता है वेव्स एंड साउंड में? डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट हम आज पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो हेडिंग लगा लेते हैं हम, डॉपलर इफेक्ट। अब डॉपलर इफेक्ट जो है वो होता क्या है कि एक ऑस्ट्रेलिया की कोई वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट था कोई जेसी डॉपलर नाम से। उस जेसी डॉपलर ने बताया कि जब कोई साउंड का सोर्स है या फिर कोई लाइट का सोर्स है, जब साउंड सोर्स या लाइट सोर्स या मैं बोल दूं वेव सोर्स है, तो वेव सोर्स और जो ऑब्जर्वर है जो उसे ऑब्जर्व कर रहा है, अगर साउंड सोर्स या लाइट सोर्स या वेव सोर्स और ऑब्जर्वर जो है उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन जो है वो हो रहा है। अगर सोर्स कोई भी वेव का सोर्स है, या तो साउंड वेव या लाइट वेव, दोनों का कोई सोर्स है और कोई ऑब्जर्वर है, अगर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, मैं बात कर रहा हूं मोशन की, बात नहीं कर रहा हूं किसकी, बात कर रहा हूं रिलेटिव मोशन की। जब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर को सुनाई देती है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो कुछ अलग हो जाती है रियल फ्रीक्वेंसी से। रियल फ्रीक्वेंसी जो सोर्स की होती है उससे। अब ये जो आपके पास एपरेंट फ्रीक्वेंसी हम जिसे बोलते हैं जो ऑब्जर्वर को सुनाई देती है, वो एपरेंट फ्रीक्वेंसी कब तो ज्यादा सुनाई देगी और कब कम सुनाई देगी, यानी उसके अंदर कब इंक्रीमेंट होगा कब डिक्रीमेंट होगा। एपरेंट रियलिटी के अंदर नहीं होता है। रियलिटी सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है। अब वो फ्रीक्वेंसी जो है वो उस ऑब्जर्वर को कितनी सुनाई दे रही है या कितनी दिखाई दे रही है, या उसकी वेवलेंथ जो है उसमें कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा एपरेंट के अंदर या कितना डिक्रीमेंट हो जाएगा, वो सारी चीजें जो है वो उन साइंटिस्ट ने हमें बताई थी। और उसी के बेसिस पर, उन्हीं साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पर इस इफेक्ट को जो है वो हम बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। अब ये होता कैसे है? तो हम जैसे एक छोटी सी एग्जांपल लेके चलें कि यहां पर कोई साउंड का सोर्स है। मैं बात साउंड की कर रहा हूं सबसे पहले, ठीक है। लाइट से हम कंपैरिजन करके चलेंगे, जैसे वेवलेंथ की टर्म फ्रीक्वेंसी आ गई तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी, और वेवलेंथ का ज्यादातर यूज करते हैं हम लाइट वेव के अंदर। तो मैं यहाँ पर कोई सोर्स ले रहा हूँ, ठीक है। अब सोर्स जो है वो अगर 3 डायमेंशनल सोर्स है, पॉइंट सोर्स है कोई, तो वो पॉइंट सोर्स जो है वो साउंड वेव का प्रोपेगेशन करेगा, ठीक है। अब साउंड वेव का प्रोपेगेशन करता है तो उसके चारों ओर वेव फ्रंट बनते हैं। मैं चारों ओर अगर वेव फ्रंट बनाऊं तो मैं कहूंगा ये फर्स्ट वेव फ्रंट आपका बन गया, इससे कुछ डिस्टेंस दूसरा वेव फ्रंट बन गया, इससे कुछ डिस्टेंस अवे तीसरा वेव फ्रंट बन गया। और ये जो वेव फ्रंट बन रहे हैं ये वेव फ्रंट कोसेंट्रिक होते हैं।
यानी इन सब का जो सेंटर है वो क्या होता है, सोर्स इन सब का सेंटर होता है। और ये जो है आपके पास, इनको हमने पहले भी पढ़ा है, इनको क्या बोला जाता है, वेव फ्रंट बोला जाता है। वेव फ्रंट की क्या प्रॉपर्टी होती है, वेव फ्रंट की प्रॉपर्टी होती है कि इसके ऊपर जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, उन सभी मीडियम के पार्टिकल्स की फेज सेम रहती है हमेशा, वेव फ्रंट के ऊपर जो पार्टिकल हैं उनकी। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि यहां से साउंड वेव का प्रोपेगेशन होता है, तो उस साउंड वेव का प्रोपेगेशन जब होगा तो वेव फ्रंट जो है वो बन जाएंगे। वेव फ्रंट जो है वो दूर दूर भी बनेंगे, नजदीक से होते हुए दूर तक बनते जाएंगे। अब ये जो वेव फ्रंट बनते हैं, इसके बेसिस पर हम देखते हैं कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो है उनकी वैल्यू किस तरीके से चेंज हो जाएगी। कैसे देखते हैं, तो हम अगर बात करें कि कोई भी दो वेव फ्रंट जो होते हैं, कोई भी दो वेव फ्रंट, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, कोई भी दो वेव फ्रंट जो होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो उस वेव की वेवलेंथ के इक्वल होती है, उस वेव की वेवलेंथ के इक्वल होती है। यानी इस तरीके से मोशन करती हुई वेव आगे की ओर जाएगी। एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है, एक सर्कल कंप्लीट होता है, एक ओसिलेशन कंप्लीट होता है, तो कितनी डिस्टेंस वेव कवर करती है उसे ही हम बोलते हैं वेवलेंथ। तो यहां से यहां तक एक ओसिलेशन कंप्लीट हो रहा है, तो ये जो डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव है, ये डिस्टेंस एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक कितनी होती है, लैम्डा वेव लेंथ के इक्वल होती है, लैम्डा के इक्वल होती है। अब ये जो साउंड सोर्स है वो रेस्ट पर है, एक ही जगह पर है। जब ये साउंड सोर्स लेफ्ट या राइट मूव करता है, तो लेफ्ट और राइट मूव करने पर जो साउंड सोर्स है इसके अंदर जो वेव फ्रंट बन रहे हैं, इन वेव फ्रंट की जो डिस्टेंस है बीच की, वो डिस्टेंस चेंज होती रहती है। जैसे यही साउंड सोर्स जो है वो आगे की ओर मूव करने लग गया, तो आगे की ओर मूव करेगा तो सिचुएशन किस तरीके की हमारे पास बन जाएगी, मैं कहूंगा कि यहाँ पर ये आपके पास कोई साउंड सोर्स है, और इस साउंड सोर्स के अंदर या अगर ये साउंड सोर्स जो है वो इधर मूव कर रहा है, तो इधर मूव कर रहा है, तो जो आपके पास ये सेंटर बन रहे हैं, जो वेव फ्रंट बन रहे हैं, इन वेव फ्रंट की जो शेप है वो वेव फ्रंट की शेप इस तरीके की बनती जाएगी। यानी ये जो वेव फ्रंट यहाँ पर बन रहे हैं ये सर्कुलर शेप के अंदर नहीं बनेंगे, जिधर सोर्स मूव कर रहा है उस तरफ जो वेव फ्रंट बनेंगे उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो तो होगी कम, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो तो क्या होगी, कम होगी। और उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो वेव फ्रंट बन रहे हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर होगी। तो इधर अगर डिस्टेंस स्मॉल है, इधर अगर डिस्टेंस ग्रेटर है, तो मैं कहूंगा कि कोई भी दो वेव फ्रंट है उनके बीच की डिस्टेंस होती है लैम्डा, वेवलेंथ के इक्वल। तो यहाँ पर अगर इन ये दोनों वेव फ्रंट जो है, कोई भी दो वेव फ्रंट, वो अगर नजदीक आ रहे हैं, तो यहाँ पर लैम्डा की जो वैल्यू है वो लैम्डा की वैल्यू किसी भी ऑब्जर्वर को कम महसूस होगी, किसी भी ऑब्जर्वर को जो लैम्डा की वैल्यू है वो कम महसूस होगी। और अगर इधर की हम बात करें, तो इधर अगर दो वेव फ्रंट के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, तो डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो हम कहेंगे कि जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ यहाँ पर ग्रेटर महसूस होगी उसको, और यहाँ पर लेस महसूस होगी। तो अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अंदर इसके मोशन, सोर्स के मोशन की वजह से जो इफेक्ट पड़ता है उसी इफेक्ट को हम पढ़ते हैं डॉपलर इफेक्ट के अंदर। अब अगर हम अलग अलग केस की बात करें, जैसे आपने एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें, तो हम किसी सड़क के किनारे पर खड़े हैं और हमारे पीछे से कोई एक ट्रक जो है वो हॉर्न बजाते हुए आ रहा है। तो वो ट्रक जब हॉर्न बजाते हुए आता है, जब जैसे जैसे वो नजदीक आता है, हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती हुई नजर आती है। और उसके बाद में जब वो हमारी दूसरी साइड की ओर चला जाता है, तो दूसरी साइड की ओर चला जाएगा तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम हमें महसूस होती है। वो इसी वजह से होती है कि जब कोई साउंड का सोर्स किसी एक डायरेक्शन के अलोंग मूव करता हुआ जाता है, तो मूव करेगा
तो जो वेव फ्रंट बनेंगे मोशन की डायरेक्शन में, उन वेव फ्रंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी और अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी। और डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी कोई भी दो वेव फ्रंट के बीच में, तो मैं बोलूंगा कि उनकी वेवलेंथ जो है वो चेंजेस हो जाएगी। जिधर वेव फ्रंट के बीच की डिस्टेंस कम है वहां पर वेवलेंथ कम हो जाएगी, जिधर डिस्टेंस ज्यादा है उधर वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि कोई भी दो वेव फ्रंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम वेवलेंथ से डिनोट करते हैं या लैम्डा के इक्वल वो होती है। अब अगर हम इसकी बात करें सबसे पहले तो कि डॉपलर इफेक्ट जो है वो होता क्या है, तो मैं बोलूंगा डॉपलर इफेक्ट क्या हो जाएगा आपके पास। अगर मैं एक एक इसकी कोई डेफिनेशन लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन source and observer is known as Doppler effect, is known as Doppler effect। यानी कोई भी दो, आपके पास कोई भी एक सोर्स है और कोई भी एक ऑब्जर्वर है, ठीक है। अब अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, अगर वो रेस्ट के अंदर है तो कोई चेंज नहीं होगा फ्रीक्वेंसी के अंदर, लेकिन अगर उन दोनों के बीच में कुछ रिलेटिव मोशन हो रहा है, ये जो यहाँ पर मैं बात लिख रहा हूँ रिलेटिव मोशन, इसको आपको अंडरलाइन करके चलना है कि रिलेटिव मोशन जब होता है सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में तो ही डॉपलर इफेक्ट जो है वो वहां पर होगा और उसी वजह से फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अंदर वेरिएशन शो होता है, इसे ही हम बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। अब हम इसके कुछ केस देखते हैं नॉर्मल नॉर्मल कि किस तरीके से ये जो वेव फ्रंट है उनके बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी या फिर बीच की जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर हो जाएगी। चलिए फर्स्ट मैं लेता हूं, आपको केस को ध्यान से समझना है, ध्यान से समझते हुए चलना है। फर्स्ट केस मैं ले रहा हूं, केस के थ्रू ही हम पढ़ेंगे कि आगे की और क्या क्या केस, सारे के सारे केस मैं पढ़ा दूंगा जो जो पॉसिबिलिटी हो सकती है। फर्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट है आपके पास व्हेन ऑब्जर्वर एंड source both are in rest और स्टेशनरी। यानी जो आपके पास ऑब्जर्वर है और जो सोर्स है वो दोनों के दोनों रेस्ट में है, यानी मूव नहीं कर रहे, मोशन नहीं हो रहा, और या फिर दोनों के दोनों स्टेशनरी हैं, तो क्या होगा। तो अगर हम बात करें कि ऑब्जर्वर और सोर्स जो है वो दोनों के दोनों ही रेस्ट के अंदर है, तो क्या पॉसिबिलिटी होगी। जो हमने अभी बनाया था, हमने कह दिया कि यहाँ पर जो है वो साउंड का सोर्स है आपके पास, और ये साउंड का सोर्स है अगर ये रेस्ट के अंदर है, तो रेस्ट के अंदर होगा तो ये अपने चारों ओर वेव फ्रंट बनाएगा, और वेव फ्रंट जो है वो स्फेरिकल शेप के अंदर होंगे, क्योंकि कोई भी आपके पास 3D ज्योमेट्री होती है या 3D सोर्स होता है
तो 3D सोर्स जो है उसके लिए वेव फ्रंट जो बनते हैं वो वेव फ्रंट बनते हैं स्फेरिकल। तो ये स्फेरिकल जो है वो वेव फ्रंट इस तरीके से बनते जा रहे हैं। ठीक है, यहां पर कोई एक ऑब्जर्वर है आपके पास, यहां पर कोई एक ऑब्जर्वर है जो रेस्ट के अंदर है। ठीक है, बालू के रेस्ट के यहां पर भी कोई एक ऑब्जर्वर है, और ये जो ऑब्जर्वर है वो भी रेस्ट के अंदर ही है। जोड़ा बना रखा है इन दोनों ने, एक आगे और एक पीछे। अब अगर हम बात करें कि यहां तक इस वाले के लिए बात करें तो इसको हम बोल देते हैं कि ये ऑब्जर्वर है 1 और ये वाला जो ऑब्जर्वर है वो है 2। तो जब यहां से साउंड का प्रोपेगेशन होता है तो साउंड का प्रोपेगेशन होगा तो इसको कितनी वेवलेंथ जो है उसका साउंड जो है वो सुनाई देगा। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर कोई मोशन नहीं हो रहा, मोशन नहीं हो रहा, तो ये जो कोई भी दो वेवलेंथ है, कोई भी दो वेव फ्रंट है, इन दोनों वेव फ्रंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। अब अगर हम इसी तरीके से ऑब्जर्वर O2 की भी बात करें तो यहाँ से जो साउंड वेव का प्रोपेगेशन होगा वो साउंड वेव का प्रोपेगेशन होगा तो ये जो डिस्टेंस है कोई भी दो वेव फ्रंट के बीच की वो डिस्टेंस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो ये डिस्टेंस भी लैम्डा, और यहाँ पर बात करूं तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, लैम्डा ही होगी। अगर ये सोर्स जो है उसे मैं एस से डिनोट कर दूं तो ये कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जब ऑब्जर्वर जो है वो दोनों के दोनों रेस्ट पर हों और जो सोर्स है वो सोर्स आपके पास मैं कहूंगा कि ये जो सोर्स है वो भी रेस्ट के ऊपर है। तो रेस्ट के ऊपर होने पर जो रियल फ्रीक्वेंसी है साउंड की और जो रियल फ्रीक्वेंसी है साउंड की, सॉरी, रियल फ्रीक्वेंसी जो है साउंड की और जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है साउंड की जो इस ऑब्जर्वर को महसूस होती है या सुनाई देती है वो दोनों की दोनों जो है वो इक्वल होगी। और क्या क्या बातें जो है वो हम इसके अंदर लिख सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो वेव फ्रंट बनेंगे वो वेव फ्रंट कैसे बनेंगे, स्फेरिकल बनेंगे। जो वेव फ्रंट होंगे आपके पास वो स्फेरिकल होंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेंगे। ठीक है, सेकंड बात हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, सेकंड बात हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव वेव फ्रंट्स, टू सक्सेसिव wave fronts is equal to wavelength of wave। कोई भी दो आपके पास वेव फ्रंट है, उन दोनों वेव फ्रंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो लैम्डा के इक्वल या वेव लेंथ के इक्वल होती है। अगर हम बात करें तो जब रेस्ट के अंदर है दोनों ही ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों रेस्ट पर है तो हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ वेव्स क्रॉसिंग द ऑब्जर्वर्स, दोनों ऑब्जर्वर की बात कर रहा हूं मैं, ऑब्जर्वर्स आर इक्वल, दोनों ऑब्जर्वर के को जितनी वेव जो है वो क्रॉस कर रही हैं वो सेम है क्योंकि कोई मोशन नहीं हो रहा, रेस्ट के ऊपर है, जितनी वेव इधर आएंगी उतनी ही वेव इधर आएगी। अब अगर ये कोई लीनियर सोर्स होता तो मैं कहता कि वेव का प्रोपेगेशन केवल इसी डायरेक्शन में हो रहा है तो ऑब्जर्वर O1 को ही सुनाई दे रहा है, ऑब्जर्वर O2 को सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन ये हम क्या ले रहे हैं, ये हम ले रहे हैं 3D सोर्स यानी 3 डायमेंशनल सोर्स। तो 3 डायमेंशनल सोर्स है तो स्फेरिकल, जैसे आपके बोल दिया कि ये जो है वो साउंड का सोर्स है तो ये अगर साउंड का सोर्स है तो ये अपने चारों ओर जो है एक स्फेयर बना लेगा और एक स्फेयर बनाते हुए चारों ओर वेव फ्रंट बनेंगे तो इसके चारों ओर जो है वो वेव का प्रोपेगेशन होगा। इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ वेव्स क्रॉसिंग द ऑब्जर्वर्स, बोथ ऑब्जर्वर्स
आर इक्वल। नेक्स्ट हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, एपरेंट फ्रीक्वेंसी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी एपरेंट फ्रीक्वेंसी को अगर हम एज्यूम कर लेते हैं, जो इनको सुनाई दे रही है एन डेज, ठीक है, और इसको हम एज्यूम कर लेते हैं एन, तो मैं क्या लिखूंगा, एपरेंट फ्रीक्वेंसी एन डेज इज इक्वल टू रियल फ्रीक्वेंसी एन। जो दोनों को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो सेम होगी, जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो साउंड सोर्स की रियल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी। और यही जो बात है वो हम वेवलेंथ के लिए भी लिख सकते हैं कि एपरेंट वेवलेंथ इज इक्वल टू रियल वेवलेंथ। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने सेकंड के ऊपर, सेकंड केस के ऊपर। सेकंड कंडीशन हम क्या लेते हैं, सेकंड कंडीशन अपने आप पास है, when source is moving but observer stationary। अगर सोर्स तो मूव कर रहा है लेकिन जो ऑब्जर्वर है अपने पास वो ऑब्जर्वर वहीं पर है, वो मोशन नहीं कर रहे हैं। तो किस तरीके की कंडीशन होगी, पहले तो हम सोच के चलते हैं, अपने माइंड के अंदर हम ये चीज बिठाते हैं कि गाड़ी है वो हॉर्न बजाते हुए आ रही है, ठीक है, गाड़ी हॉर्न बजाते हुए आ रही है, एक ऑब्जर्वर यहाँ पर है और एक ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ठीक है। तो किस तरीके की सिचुएशन अपने पास आएगी, मैं कहूंगा कि ये यहाँ पर साउंड का सोर्स हो गया, ठीक है, साउंड का सोर्स हो गया, और ये सोर्स जो है वो आगे की ओर मूव कर रहा है। यहाँ पर आपके पास है एक ऑब्जर्वर जो रेस्ट पर है, और यहाँ पर है आपके पास कोई दूसरा ऑब्जर्वर, और ये ऑब्जर्वर जो है वो भी रेस्ट के ऊपर है। इस ऑब्जर्वर को बोल दिया हमने O1, इस ऑब्जर्वर को बोल दिया हमने O2। अब देखो किस तरीके से वेव फ्रंट यहाँ पर बनेंगे, तो ये सोर्स जो है, ये सोर्स जब इधर आगे की ओर मूव करता है तो आगे की ओर मूव करने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मैं सोर्स को अगर यहाँ पर बना लेता हूँ तो जब ये आगे की ओर मूव करेगा तो यहाँ पर जो अभी तक स्फेरिकल बन रहे थे वो स्फेरिकल ना बनते हुए कैसे बनते हैं, देखो जरा, मैं कहूंगा कि आगे की ओर जो डिस्टेंस है वो पीछे की ओर की डिस्टेंस के, वेव फ्रंट के बीच की डिस्टेंस के इक्वल नहीं होती। कैसे, आपको कुछ इस तरीके के वेव फ्रंट बनते हुए दिखाई देंगे, इस तरीके से वेव फ्रंट जो है वो बनेंगे, ठीक है। और पीछे की ओर किस तरीके के वेव फ्रंट बनेंगे, पीछे की ओर जो वेव फ्रंट बनेंगे वो बनेंगे ऐसे, यहाँ इस तरीके से, ठीक है। अब देखो क्या इफेक्ट यहाँ पर होता है कि जो ये पहले जो है वो सर्कल बन रहे थे, कंप्लीट सर्कल बन रहे थे, अब वो सर्कल नहीं बन रहे, अब वो इलिप्स टाइप के अंदर बन रहे हैं, लेकिन हम उसे इलिप्स नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि ये एक आपके पास जो सोर्स है वो 3D शेप है, तो इलिप्स बोलना इसे गलत होगा। लेकिन मैं बोलूंगा कि जो भी शेप यहाँ पर बन रही है, अगर मैं एक शेप को यहाँ पर बना दूं, अगर एक शेप मैं इस तरीके से बना दूं यहाँ पर, तो इस तरीके की जो शेप है वो बनती है, ठीक है। जैसे जब सोर्स आगे की ओर मूव करता है, तो जब सोर्स आगे की ओर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है सोर्स, ठीक है, तो आगे की ओर की साइड की जो वेवलेंथ है
वो वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? तो मैं कहूंगा जब आगे की ओर मूव करता है तो जो वेव फ्रंट है यहाँ पर, उन वेव फ्रंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कम हो जाएगी। वेव फ्रंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी? तो मैं इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसे एक बार एज्यूम कर रहा हूँ लैम्डा डेश, ठीक है। क्योंकि लैम्डा तो जो है वो वेवलेंथ हम किसकी लेंगे? सोर्स से जो वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है उनकी रियल वेवलेंथ लेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसको ये जो वेवलेंथ है वो है लैम्डा। ये लैम्डा डेश ऑब्जर्वर O1 के लिए है, ठीक है। अब इसके लिए अगर हम बात करें तो मैं कहूंगा यहाँ से इस तरीके से वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है, यहाँ से इस तरीके से वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है। तो ये जो यहाँ पर डिस्टेंस है वो उसके कंपैरिजन में ग्रेटर है, उसके कंपैरिजन में ग्रेटर है। इसको हमने ले लिया लैम्डा डबल डैश, इसकी वैल्यू को डिनोट कर लिया लैम्डा डबल डैश। ये जो वेवलेंथ है वो किसके लिए है? O2 ऑब्जर्वर के लिए है। अब अगर हम इसके अंदर लिखना चाहें तो मैं क्या लिखूंगा इसके अंदर? वेव फ्रंट are compressed in direction of motion of source, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सोर्स। सोर्स जिधर मूव कर रहा है उस डायरेक्शन के अलोंग जो वेव फ्रंट है, उन वेव फ्रंट को हम बोल सकते हैं कि वो वेव फ्रंट कंप्रेस्ड हो जाते हैं। यानी इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है। और अगर हम अपोजिट डायरेक्शन की बात करें तो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो वेव फ्रंट के बीच की डिस्टेंस है वो ग्रेटर हो जाती है। अगर हम बात करें वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ की बात करें, मैं लिख लेता हूं फोर ऑब्जर्वर O1। O1 के लिए मैं क्या लिखूंगा? तो मैं O1 के लिए क्या लिखूं? मैं कहूंगा कि O1 के लिए जो एपरेंट वेवलेंथ है लैम्डा डेश जो है, मैं क्या लिखूंगा? एपरेंट वेवलेंथ की वैल्यू जो है कितनी है आपके पास? लैम्डा डेश। वो लैम्डा डेश जो है वो लैम्डा से कम होगी या लैम्डा से ज्यादा होगी? तो मैं कहूंगा अगर नॉर्मल होता, स्टेशनरी सोर्स होता, तो वेवलेंथ जो है वो ग्रेटर होती है और दोनों साइड इक्वल होती है। जबकि आगे की ओर ये कंप्रेस हो रहा है, तो कंप्रेस होने की वजह से जो लैम्डा डेश है वो लैम्डा से क्या हो गया? कम हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा कि एपरेंट वेवलेंथ इज लेस देन रियल वेवलेंथ। apparent wavelength is less than real wavelength। रियल वेवलेंथ कितनी है सोर्स की? लैम्डा है। अब अगर लैम्डा डेश लैम्डा से ग्रेटर है, यानी लैम्डा डेश जो है वो लैम्डा से ग्रेटर है, तो मैं क्या बोलूंगा? फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे? V इज इक्वल टू होता है आपके पास n लैम्डा। तो अगर मैं n यहाँ से देखूंगा तो n इज इक्वल टू होता है V बाय लैम्डा। अगर V कांस्टेंट हो तो n और लैम्डा दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे तो मैं कहूंगा कि लैम्डा डेश जो है, सॉरी यहाँ पर रॉन्ग लिख दिया, लैम्डा डेश लेस देन लैम्डा। तो लैम्डा डेश की वैल्यू अगर कम है, लैम्डा की वैल्यू अगर ग्रेटर है, तो जिसके लिए ग्रेटर वैल्यू होगी वेवलेंथ की उसके लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होगी, और जिसके लिए वेवलेंथ की वैल्यू कम है उसके लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो मैं कहूंगा कि फ्रीक्वेंसी जो है वो एन डैश यानी फॉर ऑब्जर्वर O1 फ्रीक्वेंसी जो है वो रियल फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर है, उसे महसूस होगी। यानी एपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो ऑब्जर्वर O1 है उसके लिए ग्रेटर होगी रियल फ्रीक्वेंसी से। अगर हम बात करें फॉर ऑब्जर्वर O2,
अगर हम O2 की बात करें तो O2 के लिए हम क्या लिखेंगे कि जो एपरेंट वेवलेंथ है वो एपरेंट वेवलेंथ लैम्डा से क्या है, ग्रेटर है। तो लैम्डा से ग्रेटर है तो मैं लिखूंगा कि लैम्डा डबल डेज जो है वो ग्रेटर है लैम्डा से। ठीक है, तो इसके लिए जो वेवलेंथ है वो ग्रेटर है। वेवलेंथ ग्रेटर है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है किसके लिए, ऑब्जर्वर O2 के लिए, वो वैल्यू लेस देन होगी रियल फ्रीक्वेंसी के, यानी एपरेंट फ्रीक्वेंसी लेस देन रियल फ्रीक्वेंसी। तो यहां से हमें पता चल रहा है, आपको क्या ध्यान में रखना है यहाँ से कि सोर्स जिस डायरेक्शन में मूव करता है उस डायरेक्शन में वेव फ्रंट्स जो हैं वो कंप्रेस होते हैं और उसके अपोजिट डायरेक्शन में वेव फ्रंट्स जो है वो कुछ डिस्टेंस पर, ग्रेटर डिस्टेंस पर एडजस्ट होते हैं और ये डिस्टेंस जो है वो इधर आने पर इंक्रीज होती जाती है। एक नॉर्मल सा हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, क्या कहेंगे, सोर्स इज मूविंग बट ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी, यानी दोनों ऑब्जर्वर जो है वो मूव नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए जो रियल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, जो सोर्स की रियल फ्रीक्वेंसी है वो उसके लिए नहीं होगी, उसके लिए एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि उसे इस मोशन की वजह से कुछ और फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, फ्रीक्वेंसी की ग्रेटर या हायर। तो मैं यहां से कहूंगा कि ऑब्जर्वर O1 को ग्रेटर फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव सुनाई देगी और ऑब्जर्वर O2 को लेस फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव सुनाई देगी। सॉरी, उल्टा हमने यहाँ पर बोल दिया कि लेस फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनाई देगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि थर्ड जो अपने पास केस है वो क्या है। साथ साथ आप नोट करते रहें। थर्ड पर चलते हैं। अब आपको पता ही होगा थर्ड हम केस क्या ले रहे हैं, क्योंकि कंपैरिजन कर दो। फर्स्ट के अंदर हमने दोनों को ही रेस्ट के अंदर ले लिया, सेकंड के अंदर हमने बोल दिया कि ऑब्जर्वर रेस्ट के अंदर है लेकिन साउंड सोर्स जो है वो मूव कर रहा है। अब थर्ड केस हम क्या लेंगे, थर्ड केस हम ले लेते हैं कि सोर्स जो है वो मूव नहीं कर रहा है, वो रेस्ट के अंदर है, जबकि ऑब्जर्वर जो है वो मूव कर रहा है। तो थर्ड केस अपने पास है व्हेन ऑब्जर्वर आर मूविंग बट सोर्स स्टेशनरी। ऑब्जर्वर तो मूव कर रहे हैं लेकिन जो सोर्स है वो सोर्स रेस्ट पर है। तो डायग्राम बना के देखो माइंड के अंदर, ऑब्जर्वर मूव कर रहे हैं यानी एक जगह जो है वो लाउड स्पीकर के ऊपर कुछ बातें बज रही है, जैसे मंदिरों के अंदर जो है वो गाने भजन वगैरह बजते रहते हैं, मस्जिद के अंदर अजान वगैरह की आवाज आती है। तो आप जो है वो उस गली के अंदर जिसमें वो मंदिर लगा है, जहाँ पर जो लाउड स्पीकर लगा हुआ है, आप उस गली को क्रॉस कर रहे हो। ठीक है, तो आप उस गली को क्रॉस कर रहे हो तो एक सिचुएशन तो ऐसे आएगी जब लाउड स्पीकर का जो माउथ है वो आपकी तरफ है, और एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब आप उसे क्रॉस कर लोगे तो जो लाउड स्पीकर का माउथ है वो आपके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम यहाँ पर दो ऑब्जर्वर लेते हैं, एक बार तो जब माउथ की साइड के अंदर है, दूसरी बार जब माउथ के अपोजिट साइड के अंदर है। तो किस तरीके का होगा, और यहाँ पर हम 3D ले रहे हैं, तो 3D ले रहे हैं तो क्या 3D सोर्स की वजह से इफेक्ट पड़ेगा, क्यों देखिए ऑब्जर्वर दोनों मूव कर रहे हैं और सोर्स जो है वो स्टेशनरी है। तो मैं बोलूंगा सोर्स स्टेशनरी है तो साउंड वेव का प्रोपेगेशन तो सोर्स ही करता है, साउंड वेव का प्रोपेगेशन सोर्स करता है। तो यहाँ पर जो वेव फ्रंट बनेंगे मैं उन वेव फ्रंट को बना लेता हूँ इस तरीके से, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा, और मूव नहीं कर रहा है तो इस तरीके से स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेंगे। अब एक ऑब्जर्वर जो है
वो आपके पास है यहाँ पर। अब हम बात कर रहे हैं कोई लीनियर सोर्स नहीं है, ठीक है। क्या सोर्स है, कौन सा सोर्स है, 3D सोर्स है। अब ऐसे डायरेक्शन नहीं देखेंगे हम कि इसका माउथ जो है वो इसकी तरफ है या नहीं है, इसका माउथ इसकी तरफ है या नहीं है, क्योंकि ये 3D सोर्स है तो ये सभी डायरेक्शन के अलोंग वेव का प्रोपेगेशन कर सकता है। तो यहाँ पर आपके पास ऑब्जर्वर है, क्या नाम था इस बच्चे का, इस बच्चे का नाम था O1। दूसरा आपके पास यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है और ये बच्चा जो है इसका नाम क्या है, आपके पास O2 नाम है इसका। अब हम बात कर रहे हैं कि ऑब्जर्वर मूव कर रहे हैं, तो ऑब्जर्वर को मूव किधर करवाएं हम लोग। तो फर्स्ट जो आपके पास O1 जो ऑब्जर्वर है, इस O1 ऑब्जर्वर को हम किधर मूव करवाते हैं, हम बोलते हैं कि ये सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। और ये जो ऑब्जर्वर है वो सोर्स की तरफ नहीं मूव कर रहा, वो सोर्स से दूर जा रहा है, ठीक है। तो क्या सिचुएशन बनेगी, तो मैं कहूंगा कि वेवलेंथ जो यहाँ पर है, अगर मैं वेवलेंथ को बनाना चाहूँ तो मैं कहूंगा यहाँ पर इस तरीके की शेप जो है वेव की बनेगी, और लैम्डा जो है वेवलेंथ, वो लैम्डा वेवलेंथ हो जाएगा आपके पास ये वाला, ठीक है। हम बात करेंगे यहाँ पर लैम्डा ही क्यों लिया, हमने लैम्डा डैश क्यों नहीं लिया, तो हम बात करेंगे कि लैम्डा जो इसलिए लिया है हमने क्योंकि सोर्स स्टेशनरी है, और सोर्स स्टेशनरी है तो जो वेव फ्रंट बन रहे हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है, आप दोनों साइड ही अगर डिस्टेंस देखोगे तो वो दोनों ही साइड जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, लैम्डा ही होगी, उससे ग्रेटर या लेस नहीं होगी। अगर ये सोर्स मूव करता तो सोर्स मूव करने पर ये जो स्फीयर बन रहे हैं इनकी शेप चेंज होती और उसकी वजह से लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज हो जाती। लेकिन अब तो यहाँ पर तो कोई सोर्स मूव नहीं कर रहे, सोर्स मूव नहीं कर रहा तो हमने यहाँ पर भी लिख लिया लैम्डा, यहाँ पर भी लिख लिया लैम्डा। अब हम अगर बात करेंगे एपरेंट वेवलेंथ की और एपरेंट फ्रीक्वेंसी की, तो एपरेंट वेवलेंथ और एपरेंट फ्रीक्वेंसी की हम बात करें, अगर ऑब्जर्वर इधर मूव कर रहा है, अगर ऑब्जर्वर इधर मूव कर रहा है तो क्या सिचुएशन होगी, और अगर ऑब्जर्वर O2 इधर मूव कर रहा है तो क्या सिचुएशन होगी। एक माइंड के अंदर इमेज जो है वो हम बना के देखते हैं, तो देखो क्या होगा। इसके अंदर हम बोलते हैं कि वेव का प्रोपेगेशन किधर हो रहा है, तो मैं कहूंगा वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। इसके अंदर हम बात करें इसके लिए तो मैं कहूंगा वेव का प्रोपेगेशन जो हो रहा है वो हो रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि 3D है आपके पास ये, तो 3D है तो चारों डायरेक्शन के अंदर ही ये प्रोपेगेशन कर सकता है। तो मैं कहूंगा ये वाला जो है ऑब्जर्वर O1 के लिए ये जो वेव है वो इधर मूव कर रही है, और ऑब्जर्वर O2 के लिए जो वेव है वो इधर मूव कर रही है, इधर उसका प्रोपेगेशन हो रहा है। अब अगर हम बात करें कि वेलोसिटी ऑफ साउंड कुछ है आपके पास, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव Vs, और कुछ इसकी वेलोसिटी होगी आपके पास, उसको मैं ले लेता हूँ VO1, ठीक है। कुछ इसकी भी वेलोसिटी होगी, इसे हम ले लेते हैं VO2, और ये तो आपके पास वही रहेगा वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव तो Vs। अब जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था फिजिक्स के अंदर, फर्स्ट चैप्टर 1D के साथ हमने पढ़ा था रिलेटिव मोशन। अगर हम बात करें रिलेटिव मोशन की, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट पूरा का पूरा बेसिस ही रिलेटिव मोशन पर ही है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि Vs वेलोसिटी ऑफ साउंड इधर है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इधर है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी बनेगी, जो रिलेटिव वेलोसिटी बनेगी, वो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो मैं कहूंगा इसके लिए जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी VO1 प्लस में Vs। अगर इसकी हम बात करें तो इसके लिए रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो मैं कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो मैं लिख सकता हूँ Vs माइनस VO2 या VO2 माइनस Vs, किसके रेस्पेक्ट में आप देख रहे हो उसके लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि देखो रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू किसकी ज्यादा है, कौन सी कंडीशन में ज्यादा है, O1 के लिए ज्यादा है या O2 के लिए, तो हम कहेंगे इसमें तो माइनस हो रहा है, इसमें प्लस हो रहा है, यानी O1 के लिए रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा। अगर O1 के लिए रिलेटिव वेलोसिटी ग्रेटर है तो वो O1 जो है
O1 के लिए अगर रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा है तो वो इस लैम्डा डिस्टेंस को कवर करने में कम टाइम कंज्यूम करेगा या ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। तो मैं कहूंगा कि अगर वेलोसिटी ग्रेटर है तो कम टाइम वो कंज्यूम करेगा, यानी लेस टाइम कंज्यूम करेगा। ठीक है, इतनी लैम्डा डिस्टेंस को कवर करने में। अब इसके लिए रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू कम है, रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू कम है, तो मैं कहूंगा कि ये जो डिस्टेंस ये लैम्डा कवर करेगा, ये डिस्टेंस कवर करने में ज्यादा टाइम लगाएगा या कम टाइम लगाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा टाइम लगाएगा इस डिस्टेंस को कवर करने में, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई आपके पास, ज्यादा हो गई यहाँ पर। अब अगर लैम्डा डिस्टेंस को कवर करने में वो कम टाइम लगा रहा है, ये ज्यादा टाइम लगा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं कहूंगा रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो फ्रीक्वेंसी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अपने पास क्या फॉर्मूला होता है, v = n लैम्डा। अगर n लैम्डा आपके पास है तो मैं क्या बोल सकता हूं यहाँ पर, अगर O1 जो है वो शॉर्टर टाइम के अंदर वेवलेंथ को कवर कर रहा है, वेवलेंथ को अगर शॉर्टर टाइम के अंदर कवर कर रहा है, तो मैं इसके लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिख लेता हूं O1, इसके लिए फ्रीक्वेंसी लिख लेता हूं n, इसके लिए फ्रीक्वेंसी लिख लेता हूं NO2। तो आपको डायरेक्ट पता चलना चाहिए कि ये कौन सी वैल्यू n से ग्रेटर होगी, NO1 ग्रेटर होगा या NO2 ग्रेटर होगा। थोड़ा सा सोच के देखिए, वो कम टाइम के अंदर डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये ज्यादा टाइम के अंदर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि NO1 जो है, NO1 जो है, यानी जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी O1 ऑब्जर्वर को सुनाई दे रही है, उस एपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रियल फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर होगी। क्यों, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी ग्रेटर हो गई। रिलेटिव वेलोसिटी अगर ग्रेटर हो जाएगी तो मैं क्या लिखूंगा, मैं बोलता हूं v = होता है आपके पास n लैम्डा। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो n = किसके हो जाएगा, n = हो जाएगा v/लैम्डा के। तो अगर हम यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें तो रिलेटिव वेलोसिटी इसके लिए ग्रेटर है, इसके लिए वेलोसिटी ग्रेटर है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए वेलोसिटी जो है, रिलेटिव वेलोसिटी जो है उसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू कम है, तो मैं कहूंगा कि NO2 जो है, जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी O2 ऑब्जर्वर को सुनाई दे रही है, उसकी वैल्यू रियल फ्रीक्वेंसी से कम सुनाई देगी उसे। तो ये चीज जो है वो हमें ध्यान में रखनी है कि किसके बेसिस पर हमने बताया कि फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होगी या लेस होगी। तो मैं कहूंगा कि n = v/लैम्डा, रिलेटिव वेलोसिटी जिसके लिए ज्यादा हो गई उसके लिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा, जिसके लिए रिलेटिव वेलोसिटी कम उसके लिए फ्रीक्वेंसी कम हो गई। अब ये लैम्डा पर भी डिपेंड करता है, लेकिन लैम्डा की वैल्यू जो है वो दोनों के लिए ही क्या है, सेम है। तो लैम्डा तो एक कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, इसके अंदर कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो n जो है वो डायरेक्टली v पर डिपेंड करता है। तो ये केस आपको समझ में आया। चलिए इसके अंदर और क्या लिख सकते हैं कि लैम्डा के अंदर कोई वेरिएशन नहीं होता। तो मैं अगर दोनों के लिए एपरेंट जो वेवलेंथ है उसे मैं लैम्डा डैश से एक बार डिनोट कर लूं, तो मैं कहूंगा लैम्डा डैश = लैम्डा, यानी एपरेंट वेवलेंथ = रियल वेवलेंथ। लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो दोनों के लिए अलग अलग होगी। कौन से को ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, जो सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, कौन से को कम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, जो सोर्स से दूर मूव कर रहा है। तो क्लियर है ये बात। चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ केस क्या है आपके पास, अब हम थर्ड केस हमने पढ़ लिया। अब हम ये देखते हैं कि एक कोई जनरल फॉर्मूला जो है वो हम क्या लिख सकते हैं कि हमें जो है वो जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, अब इन तीनों केसों के अंदर जो है वो हमने यही देखा है कि फ्रीक्वेंसी कितनी
इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, लेकिन कितनी इंक्रीज हो रही है और कितनी डिक्रीज हो रही है, कितनी इंक्रीज हो रही है और कितनी डिक्रीज हो रही है, वो वैल्यू हम कैसे देख सकते हैं? तो उसके लिए हम देखते हैं फोर्थ केस। फोर्थ केस केस नहीं बोल सकते, फोर्थ हम टॉपिक ही बोल सकते हैं इसका। मैं बोलता हूं जनरल एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी या एपरेंट फ्रीक्वेंसी, फॉर एपरेंट फ्रीक्वेंसी। अगर हम एक जनरल कोई भी फॉर्मूला बना लें जो अपना हर जगह अप्लाई हो जाए, जनरल एक्सप्रेशन बना ले जो हर जगह अप्लाई हो जाए, तो वो जनरल एक्सप्रेशन जब हम बनाते हैं तो देखो हमें क्या क्या चीजें चाहिए। हम क्या देख रहे हैं? एक्सप्रेशन। हमें एक्सप्रेशन बनाना है तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक कोई रियल साउंड सोर्स है, यानी कोई स्पीकर है आपके पास, ये आपके पास है सोर्स साउंड वेव का, और इससे वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है, इससे वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है उस डायरेक्शन के अलावा। वेव जो है वो किस वेलोसिटी से आगे जा रही है? तो मैं कहूंगा वो v वेलोसिटी से आगे जा रही है, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ? v क्या है आपके पास? v है वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। सोर्स जो है आपके पास, ये जो सोर्स है वो भी उसी डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी हमने ले ली vs। vs क्या है? vs है आपके पास वेलोसिटी ऑफ सोर्स, वेलोसिटी ऑफ सोर्स। अब अगर हम बात करें कि बिना ऑब्जर्वर के सोर्स क्या करेगा, तो हमने यहाँ पर एक ऑब्जर्वर ले लिया, और ये ऑब्जर्वर जो है वो आगे की ओर मूव कर रहा है, आगे की ओर मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v0। तो ये v0 वेलोसिटी से आगे की ओर मूव कर रहा है। v0 क्या है? v0 है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो जब साउंड वेव का प्रोपेगेशन होता है तो साउंड वेव के प्रोपेगेशन के अंदर मीडियम जो है उस मीडियम के मोशन का भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, जैसे कई बार क्या होता है, बहुत तेज आंधी चल रही होती है, तो बहुत तेज आंधी जब चल रही होती है तब आप अगर वो आंधी जो चल रही है वो उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में साउंड वेव का प्रोपेगेशन हो, तो वो साउंड वेव बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक सुनाई देती है। और अगर किसी साउंड सोर्स के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आंधी चल रही हो या बहुत तेज हवा चल रही हो, तो वो साउंड वेव जो है वो बहुत ही कम डिस्टेंस तक सुनाई देती है। तो मीडियम जो है उस मीडियम की वेलोसिटी का भी बहुत इफेक्ट यहाँ पर पड़ता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि Vm हम ले लेते हैं, Vm जो है वो मीडियम की वेलोसिटी है, और मीडियम की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर हमने क्या क्या लिखा है, तो मैं लिखूंगा v0 जो है वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। अगर हम बात करें Vm की, तो Vm क्या है आपके पास? वेलोसिटी ऑफ मीडियम, जो मीडियम है साउंड सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में उसकी वेलोसिटी। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन अपने पास क्या हो जाएगा? तो मैं लिखूंगा कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी एन डेस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? v, v क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, प्लस vm, vm क्या है? वेलोसिटी ऑफ मीडियम, माइनस v0, v0 क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, अपॉन
v प्लस वी एम माइनस वी एस क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, सॉरी वेलोसिटी ऑफ सोर्स मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल या रियल फ्रीक्वेंसी। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी का अपने पास बड़ा ही सुंदर सा फॉर्मूला बन जाता है, v प्लस वी एम माइनस वी नॉट अपॉन v प्लस वी एम माइनस वी एस इंटू में n। अब इसके अंदर जब हम किसी क्वेश्चन के अंदर जब हमें वैल्यू दी हुई होती है वेलोसिटी की, कोई भी वेलोसिटी की वैल्यू है, तो वो वैल्यू जब हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं तो उन वैल्यूज को पुट करने से पहले हमें डायरेक्शन जो है वो भी देखनी पड़ती है, और उसी डायरेक्शन के बेसिस पर हम प्लस और माइनस करके वैल्यू जो है वो यहाँ पर लेते हैं। तो कैसे हम यहाँ पर वेलोसिटी जो है उनकी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू देंगे, तो इसके लिए हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं सबसे पहली बात जो हम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के लिए देखेंगे वो क्या होगी कि कोई भी आप वेलोसिटी ले रहे हो, कोई भी आप वेलोसिटी ले रहे हो, उसकी डायरेक्शन आप साउंड वेव की वेलोसिटी के बेसिस पर दोगे कि जिस डायरेक्शन में साउंड वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में वो वेलोसिटी है, चाहे वो सोर्स हो, मीडियम हो या ऑब्जर्वर हो, तो वो वैल्यू आपको इस फॉर्मूले के अंदर एज इट इज रखनी है, क्योंकि हमने इधर ही लेकर ये फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, तो आपको वैल्यू एज इट इज रखनी है। लेकिन अगर किसी की वेलोसिटी साउंड वेव की वेलोसिटी के अपोजिट है, तो अपोजिट होते ही मैं वेलोसिटी को नेगेटिव लिख लूंगा, यानी मैं क्या लिखूं, वेलोसिटीज in the direction of velocity of sound wave are taken as positive, टेकन एज पॉजिटिव। अब इस बात के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं आप लोग बोल दो कि सर अगर पॉजिटिव लेना है तो यहाँ बीच के अंदर माइनस क्यों लगाया, ये माइनस जो है वो पहले से है यहाँ पर। अब अगर ऑब्जर्वर जो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो वी नॉट की जगह मैं क्या लिखूंगा, माइनस वी नॉट यहाँ पर लिखूंगा, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव की जो डायरेक्शन है उसके डायरेक्शन में जो भी आप वेलोसिटी लोगे वो पॉजिटिव, और जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में है और वो वैल्यू क्या लोगे, नेगेटिव। अपने पास कंडीशन क्या आ जाएगी, वेलोसिटीज इन द डायरेक्शन ऑफ या हम लिख लेते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव is taken as negative, यानी साउंड वेव की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई वेलोसिटीज है तो उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। अब इन दोनों के अलावा थर्ड जो मैं कंडीशन लिखवाने जा रहा हूं वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। थर्ड कंडीशन क्या होती है आपके लिए, थर्ड कंडीशन क्या होगी, तो हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव ऑलवेज टेकन फ्रॉम source to observer,
और इसी के बेसिस पर जो हमने पहले दो लिखी है बातें वो डिपेंड करती है कि आप साउंड वेव की जो वेलोसिटी है उसको हमेशा क्या लोगे, सोर्स टू ऑब्जर्वर। अब सर ये तो सोर्स टू ऑब्जर्वर ही होगी, कैसे? तो मैं बोल दूं कि आपके पास कोई एक साउंड का सोर्स है, ठीक है, ये साउंड सोर्स है, यहाँ पर आपके पास कोई एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, O1, यहाँ पर आपके पास कोई दूसरा ऑब्जर्वर है O2। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो सारी वेलोसिटी वही है, यहाँ पर मैं वेलोसिटी O1 ले लूँ ऑब्जर्वर की, इस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी ले लूँ O2, इसकी वेलोसिटी ले लूँ साउंड सोर्स की Vs। अब बात करते हैं किसकी, V की, किसके लिए, साउंड वेव की वेलोसिटी। तो अगर हम बात करते हैं इस वाले ग्रुप की, ठीक है, क्योंकि अगर मुझे एपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है तो पहले मैं ये वाला लूंगा और उसके बाद में अगर आपको O2 के लिए एपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है तो आप ये वाला लेंगे। तो अगर मैं O1 और इस साउंड सोर्स का ग्रुप बनाऊं तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि साउंड वेव की जो वेलोसिटी है वो हमेशा सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ होती है। तो मैंने लिख दिया वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो हमेशा इस डायरेक्शन के अंदर होगी, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं O2 की बात करूं कि O2 की बात करें कि O2 के लिए अगर एपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी हो तो मैं क्या लिखूंगा, मैं ये कहूंगा कि चाहे किसी के लिए भी फाइंड करनी हो लेकिन जो साउंड वेव की वेलोसिटी है वो हमेशा सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ ही होगी। सोर्स ये रहा, ऑब्जर्वर ये रहा, वो नहीं है, वो तो चला गया, ये रहा ऑब्जर्वर, ये रहा ऑब्जर्वर। तो जो वेलोसिटी है साउंड वेव की वो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। तो ये डायरेक्शन होते ही इस डायरेक्शन के बेसिस पर आप Vs जो है वो नेगेटिव ले लोगे, VO2 की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव उसके डायरेक्शन के बेसिस पर ले लोगे। तो ये बात जो है वो इन सब बातों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो साउंड वेव की वेलोसिटी है वो हमेशा, चाहे ऑब्जर्वर कहीं पर भी हो, चाहे ऑब्जर्वर उसके लेफ्ट साइड में हो, राइट साइड में हो, नीचे हो, ऊपर हो, आपको हमेशा यही ध्यान में रखना है कि जो वेलोसिटी है साउंड वेव की वो वेलोसिटी साउंड वेव की आपको सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ लेनी है। तो इन 3 पॉइंट के बेसिस पर ये जो 4 बातें जो हमने आज पढ़ी हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर, वो चारों चीजें अगर आप अच्छे से समझते हो, अगर आपने अच्छे से ध्यान में रख कर पूरा वीडियो मेरा देखा है, पढ़ा है और एक बार और आप रिपीट कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो इसके आगे जो हम डॉपलर इफेक्ट के कई किस्म के टाइप्स पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे, वो आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे। अब तक कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम हो, आपको कहीं पर कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, मैं हो सके तो उनका रिप्लाई जरूर करूंगा। या फिर आप व्हाट्सएप पर मेरे नीचे एक डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे नंबर लिखे हुए, आप व्हाट्सएप पर कोई भी जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो सेंड कर सकते हैं, मैं उनका जवाब दे दूंगा। थैंक यू।